नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान मास्टर ऋषिकांत जी, सामाजिक एवं राष्ट्रीय चिंतक और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता। मास्टर ऋषिकांत जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद पांचाल जी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप दूसरी बार मेरा साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। और पिछली बार जब आपने साक्षात्कार लिया तो बहुत दर्शकों ने उसे सराहा और मेरे से भी बात हुई काफ़ी दर्शकों की, जिन्होंने आपके साक्षात्कार की बड़ी प्रशंसा की। जी दर्शकों, ऐसी शख्सियत जो समाज सेवा के लिए दिन रात मेहनत करती है, अपने समय को कहीं किसी तरफ विचार नहीं करती और समाज के लिए निरंतर चिंतन करने वाले ऐसे मास्टर ऋषिकांत जी। मास्टर जी, हाँ जी। आपने हरियाणा प्रदेश के आम विधानसभा चुनाव 2024 को देखा। ये विधानसभा चुनाव किस दिशा में कैसे वो हुए और वोटर और मतदाता कैसे उन्होंने वोट का, मत का अधिकार का सही उपयोग किया, एक इतिहास रच दिया। जबकि आज तक जब से हरियाणा बना है, हरियाणा की जनता ने पहली बार किसी भी सत्तारूढ़ दल को पूर्ण बहुमत, दूसरी बार अल्पमत और तीसरी बार तड़ी पार करने का काम किया है। लेकिन इस बार तो इतिहास रच दिया हरियाणा प्रदेश की जनता ने, तीसरी बार लगातार सरकार बनाकर और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर प्रदेश में एक नया इतिहास रचा है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं, थोड़ा बताते चलें, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं। पांचाल जी, मैंने पिछले विधानसभा चुनाव को और उससे पहले पार्लियामेंट चुनाव को जी न केवल नज़दीक से देखा है बल्कि उस चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाई है। जी पार्लियामेंट चुनाव में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते और मेरा जो कार्य क्षेत्र था, मेरी जो कर्म भूमि थी जुलाना विधानसभा क्षेत्र, जी उसके अंदर मैंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए काम किया। हालांकि पार्लियामेंट चुनाव में हम हारे, जुलाना में अच्छी हार हुई, हमारी लगभग 24,000 मतों से हम हारे जी। लेकिन उस हार से हम निरुत्साहित नहीं हुए। ना हमारी लीडरशिप निरुत्साहित हुई, ना हमारे कार्यकर्ता निरुत्साहित हुए जी। और उसकी परिणति आपने देखी है विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में जनता एक मन बना चुकी थी कि हमें जातिवादी सरकार नहीं चाहिए, हमें परिवारवादी सरकार नहीं चाहिए, हमें अहंकारी सरकार नहीं चाहिए, हमें लुटेरी सरकार नहीं चाहिए। ये जनता मन बना चुकी थी और उसकी परिणति हुई कि हरियाणा के अंदर 48 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी और जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है जनता की सेवा करने का। जी। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस कसौटी पर खरी उतरेगी। नायब सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करेगी, बल्कि शिखर पर पहुंचाएगी। आपने पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी के बयानात भी देखे हैं टीवी पर, अखबारों में जी, कि हम संकल्प लेकर के चलें कि हरियाणा को प्रदेश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे जी। और निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त हूं कि ऐसा होगा जी। हरियाणा देश का नंबर 1 राज्य बनेगा जी। मास्टर जी, आपने जिक्र किया लोकसभा चुनाव का, जिसमें आपने स्वतः ही मान लिया कि 24,000 मतों से लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने हारी। लेकिन विधानसभा चुनाव में जिन जिले ने अपने आप में इतिहास रचा, 5 विधानसभा में से 4 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई और 1 सीट जुलाना की फिर एक बार फिर भाजपा हार गई। उस हार का कारण का मंथन, चिंतन संगठन पार्टी करेगी ही, लेकिन बतौर राजनीतिक विश्लेषक आपका भी मंथन होना चाहिए कि क्या वो कमियां रही, क्या वो परिस्थितियां रही, जो 5 का आंकड़ा था वो 5 की 5 भी आते आते हाथ से छिटक गई। पांचाल जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिला जींद के अंदर हम 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा जीते हैं और उस दौड़ में हम 5वीं भी जीत रहे थे, निश्चित तौर पर जीत रहे थे। 5वीं सीट भी जुलाना विधानसभा भी हम नहीं हार रहे थे
पिछले जो चुनाव कैंपेन के जो लास्ट के 2-3 दिन थे, उन दिनों के अंदर एक भयंकर प्रचार हुआ अंदर खाते जी। और वो प्रचार ये था कि प्रदेश के अंदर हुड्डा की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहा है। और आपने देखा होगा कि भगदड़ मची है बड़े पैमाने पर और पोलराइजेशन हुआ। अवसरवादी लोगों ने विकास को दरकिनार करके अवसर को वोट डाल दिया और हम 6000 मतों से जुलाना विधानसभा चुनाव हार गए जी। मैं खुद भी जुलाना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट का दावेदार था जी, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बावजूद मैंने ये निर्णय ले लिया था कि भाई मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लूँगा जी। और इस बारे में मैंने प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल जी बडोली को अपने निर्णय से अवगत करवा दिया था टिकट वितरण से पहले। पार्टी एक ऐसे चेहरे को चुनाव मैदान में लेकर के आई जुलाना से जी। कोई भी आदमी ये कल्पना नहीं करता था। जिस दिन योगेश बैरागी को टिकट मिला उस दिन लोग ये कह रहे थे कि क्या इस नौजवान बच्चे को टिकट दे दिया, ये जो है जमानत जब्त करवाएगा जी। लेकिन आपने नज़दीक से देखा होगा क्योंकि आप भी पत्रकार हैं और उस दौर में आप भी फील्ड में रहे हैं जी। योगेश बैरागी ने जिस ढंग से 36 बिरादरी को साथ लेकर के जिस मेहनत से, जिस आत्मीयता से, जिस विनम्रता से अपने चुनाव कैंपेन को चलाया वो निसंदेह अविस्मरणीय है जी। और उस नौजवान का भविष्य बहुत अच्छा है। आज भी वो जनता के बीच में है। चुनाव हारने के बाद भी वो 1-2 दिन तो स्वाभाविक होता है थोड़ी मायूसी आना जी, लेकिन वो 2-3 दिन के बाद से फिर अपने हल्के के अंदर सक्रिय जुलाना हल्के में और आम लोगों के बीच में रह रहा है। जो प्रशासनिक स्तर के जो लोगों के कार्य हैं वो कार्य करवाने के लिए मेहनत कर रहा है जी। और निश्चित तौर पर उस बच्चे का जो है, उस नौजवान का भविष्य जो है उज्जवल है जी। मास्टर जी, जब हम सरकार बन गई, बीजेपी की तीसरी बार इतिहास रच दिया, जनता जनार्दन की बहुत सारी उम्मीदें हैं। जनता चाहती है सुशासन और अंत्योदय जो वाक्य है, जो बीजेपी के ध्येय वाक्य है, वो वास्तव में ज़मीनी स्तर पर लागू हो। वो मुहावरे नहीं सुनना चाहती जनता जनार्दन, अंधेर नगरी चौपट राजा। वो जनता जनार्दन चाहती है सुशासन। वो पुरानी कथाओं में सुना करते थे कि राजा महाराजा वेश बदलकर और जनता जनार्दन के दुखों को जानते थे और उनका निराकरण करते थे। आज जनता अगर बात करें, हरियाणा प्रदेश में कहीं लाइन एंड ऑर्डर की बात है, कहीं कोई प्रताड़ना की बात है, महिला प्रताड़ना की बात है, कहीं किसी डिपार्टमेंट में महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार की बात है और जब महिलाएं प्रदेश के मुख्यमंत्री को बतौर भाई कहकर संबोधित करती हैं और कहती हैं आपसे ही आखिरी उम्मीद है कि हमें शायद न्याय मिल जाएगा, आप हमारे भाई के तौर पर हैं, तो इस सब जितनी समस्याएं जनता जनार्दन की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे निराकरण किया जाए कि वास्तव में सुशासन और राम राज्य की परिकल्पना की जा सके। देखिए पंचाल जी, हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह जी, वो एक बात चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे कि भाई मैं रोजगार के लिए ईमानदारी से सभी विभागों में काम हो, महिलाओं को सुरक्षा मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, किसानों को सम्मान मिले, नौजवानों को रोजगार मिले। इन तमाम बातों पर बेबाकी से वो अपनी बात रखते थे जी। और उन्होंने एक बात कही भी थी कि भाई मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लूंगा, पहले 25,000 युवाओं को रोजगार दूंगा जी। ये अलग बात है कि वो 2 घंटे बाद लिस्ट जारी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने वादे को निभाया जी और 24,000 के लगभग नौकरियां जो हैं वो प्रदेश के नौजवानों को दी हैं जी। दिवाली मनवा दी। दिवाली क्या मनवा दी, मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जी। मेरे मूल जो मेरा पैतृक गांव है जी, वहाँ की मैं किसी बिरादरी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं जाति पाति में विश्वास नहीं करता जी। एक बिरादरी के एक नौजवान का एक्साइज टैक्सेशन इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्शन हुआ है जी। उसके परिवार के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। अब वो रो रहे हैं इस बात पर कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने कांग्रेस को वोट दे दिया, क्योंकि मेरा पैतृक गांव नारनौल कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है जी। नारनौल में भी बीजेपी हारी है। अब वो रो रहे हैं इस बात को कि हमने अपने हरियाणा में कहावत है भाई, बड़ी थाली के ठोकर मार दी जी।
और वो न्यू कहे हमने तो बोला थाली खोकर बेला ले लिया, क्योंकि जो कांग्रेस विधायक बना है वो मेरे गांव का है जी। और मेरे गांव के लोग ये कहने लगे भाई हमने तो थाली खो दी और बेला ले लिया, उसकी जगह पर एक छोटा बर्तन ले लिया, बहुत बड़ा बर्तन खो दिया है जी। वो लोग इस बात को अब समझने लगे हैं कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जिस तरह से नौकरियों की बोलियां लगती थी, या केवल पर्ची के ऊपर, और पर्ची भी किसकी, केवल हुड्डा बाप बेटा दोनों की या हुड्डा जी की धर्मपत्नी की, और किसी की पर्चियां भी नहीं चलती थी। और अब लोग इस बात को समझने लगे हैं कि इस राज्य के अंदर बिना पर्ची खर्ची के इतनी लार्ज स्केल पर जो नौकरियां दी जा रही हैं, किसी जाति से, किसी क्षेत्र से, किसी समुदाय से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य और उज्जवल है जी। जहां तक अन्य विकास कार्यों की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है जी। अभी मैं आज के पेपर में ही मैंने सुबह पढ़ा है जी कि प्रधानमंत्री जी ने 70 साल से बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनका जीवन बीमा पॉलिसी जो है वो जारी करने का निर्णय लिया है जी। देखिए, जब जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार बीमा कर रही है तो महिलाएं इस समाज का अभिन्न अंग हैं। महिलाओं ने हमेशा इस समाज के निर्माण में योगदान दिया है जी। महिलाओं ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। महिलाओं का इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है जी। तो उनके लिए भी निश्चित तौर पर कोई न कोई बेहतर प्रोग्राम जो है वो पार्टी की सरकार लेकर के आएगी जी। अभी एक बात मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि लोगों की अपेक्षाओं पर हम खरा उतरने का, हमारी पार्टी खरा उतरेगी जी, लेकिन इतनी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि भाई गांव तो बसा नहीं, मंगते पहले आगे। अभी पार्टी की सरकार का गठन हुआ है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में, सेक्रेटेरिएट में, जिला प्रशासन के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। आप बहुत बड़ी बात योग्य अधिकारियों को नियुक्तियां मिलेंगी, उनको दिशा निर्देश मिलेंगे कि आप लोगों के बीच में रहो, लोगों के काम निपटाओ जी। लोगों को तसल्ली दो कि आपका काम जो है वो होगा, और लोगों को ये विश्वास भी दिलाओ कि ये प्रदेश जो है विकास के पथ पर अग्रसर होगा जी। तो आप देखिए आने वाले एक सप्ताह के अंदर, अभी 31 तारीख को हमारे चीफ सेक्रेटरी रिटायर होंगे जी। नए चीफ सेक्रेटरी की अखबारों में जो आई है, विवेक जोशी जी नए चीफ सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं जी। और पेपरों के माध्यम से, प्रचार माध्यमों से हमें पता चला है कि बहुत बड़ा फेरबदल राज्य के प्रशासन में होने जा रहा है जी। अभी मंत्री लोग अपने महकमों को संभाल रहे हैं और संभाल क्या रहे हैं, एक्शन में भी आगे हैं। अनिल विज जी को आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी एक्शन में आए वो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद जी। बाकी जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो भी एक्शन में हैं। तो आप देखिए 1 महीने के बाद, 1 महीने में तो भाई नया घर बस है। जब कोई भी नया घर बसता है तो उसमें ये देखा जाता है कि भाई इसमें चूल्हा ठीक ढंग का है नहीं है, तवा है या नहीं है, परात की भी जरूरत पड़ेगी, हर चीज को संभाला जाता है कि किस चीज की कमी है जी। आयब सिंह जी अपने घर को संभाल रहे हैं और 1 महीने में ये घर बस जाएगा, बखूबी बसेगा और सुंदर बसेगा जी। और आप आश्वस्त रहिए कि प्रदेश जो है वो विकास के पथ पर अग्रसर होगा और इससे देश में हरियाणा नंबर 1 राज्य बनेगा जी। मास्टर ऋषिकांत जी, आप रामराय जो ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय है के भी आप पदाधिकारी हैं जी। वहाँ भी आप नित्य प्रतिदिन कुछ नई नई क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। क्या नया और सोचा है वहाँ संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए? कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा दुरुस्त हो, कैसी उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, क्या और मंथन किया आपने? पांचाल जी, पिछली 2015 से मैं उस संस्था का मुख्य सेवक हूँ और 2015 से पूर्व शास्त्री फूल कुमार जी जो रामराय गांव के ही निवासी हैं जी, वो प्रधान रहे हैं। आज भी मेरे साथ वो संरक्षक की भूमिका में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं जी। इन 2010 से लेकर के और 2024 तक जी जो काम उस संस्था में हुए हैं
वो मुझे अपने मुंह से बताने की जरूरत नहीं है, मुंह मियाँ मिट्ठू में नहीं बनना चाहता। जी। 2010 से लेकर के और 2024 तक पूरी संस्था का कायाकल्प कर दिया गया है। जी। भगवान परशुराम जी का नया मंदिर वहाँ बनाया है। छात्रावास भवन शास्त्री जी के नेतृत्व में जब हमारी कार्यकारिणी ने छात्रावास का नया भवन बन चुका है। जी। यात्री निवास के कमरे बन चुके हैं। जी। और अभी अभी जी। हम संस्कृत शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का भी समावेश करने जा रहे हैं। जी। हमारे विद्यालय में कंप्यूटर लैब बन करके तैयार हो गई है, जिसके ऊपर लगभग 25 लाख रुपया खर्च हुआ है। जी। और कल 29 तारीख को, जी, आप आपके सामने कह रहा हूँ, कल 29 तारीख को जी उस कंप्यूटर लैब का लोकार्पण भी होगा। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि। और आप अगर देखोगे उस कंप्यूटर लैब को, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, आप कल आइएगा वहाँ। जी। आप कंप्यूटर लैब को देखोगे तो आप हैरान होगे कि रामराय गांव के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंप्यूटर लैब है। वाह। उसके अंदर टोटली इम्पोर्टेड सामान है। जी। बच्चों के बैठने के लिए हर बच्चे के लिए अलग चेयर, अलग टेबल है। बहुत बड़ी एलईडी लगी है, 15 कंप्यूटर सेट लगे हैं उसमें। जी। 5 एसी लगे हैं उसमें। उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए सर्वो लगा है। जी। नया बिजली कनेक्शन लिया गया है। आप देखोगे कि वो आधुनिक तरीके से उस कंप्यूटर लैब को बनाया गया है। जी। और कल उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। जी। उसके बाद हम संस्कृत के जो विद्यार्थी हमारे पास हैं, जो पढ़ रहे हैं वहाँ, जी, क्योंकि संस्कृत विषय के अंदर भी कंप्यूटर का एक पेपर आ गया है शास्त्री की परीक्षा में भी। जी। हम उन बच्चों को तो कंप्यूटर पढ़ाएं ही पढ़ाएंगे। हमारा प्रयास होगा जी कि हरियाणा सरकार से या प्रशासन से मिलकर के हम कंप्यूटर कोर्स का कोई डिप्लोमा डिग्री लें जी, ताकि हम आम बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा वहाँ दे सकें। जी। हमने कंप्यूटर टीचर वहाँ रख लिया है। जी। और हमारी जो प्रबंध समिति है उसके सभी पदाधिकारी मतलब खुले मन से सेवक बन करके उस संस्था में काम कर रहे हैं। किसी का कोई वहाँ चौधर का कोई प्रश्न नहीं है। जी। वहाँ चौधराहट करने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए हैं जो लोग भी हैं। जी। हमारे व्यवस्थापक हैं, कैशियर हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं, सारे के सारे जी पदाधिकारी जितना मैक्सिमम समय डिवोट कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा समय वहाँ दे सकते हैं, उतना दे रहे। जी। मास्टर जी, यदि मैं आपसे, क्योंकि आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं समाज के, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जाना जाता है, यदि सरकार भी चाहे, इच्छा शक्ति हो, और संगठन के लोग भी जो पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं, यदि सब मिलकर संगठित होकर जनसाधारण की समस्याओं के समाधान करने का दृढ़ निश्चय कर ले, तो मुझे नहीं लगता वो दिन दूर नहीं जब कोई किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई 5 साल का समय लेने की आवश्यकता नहीं। वो समस्याएं जनसाधारण की, जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर तक पहुंच चुका है तो उन समस्याएं पता है, उनका समाधान भी, ऊपर डबल इंजन की सरकार है, सेंटर में भी स्टेट में भी, तो जन समस्याएं निश्चित तौर पर अच्छे ढंग से उनका निराकरण किया जा सकता है। इस विषय पर भी कभी मिलने का मौका मिले मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से, क्या इस विषय पर भी चिंतन मनन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, यदि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा अवसर दिया जी मिलने का, तो मेरी इच्छा है कि मुख्यमंत्री जी को बड़ी बेबाकी के साथ जो धरातल पर हो रहा है उसके बारे में उनको बेबाकी से अवगत करवाऊं, और उसमें बढ़िया से बढ़िया सुधार की जो गुंजाइशें हैं जी उनके ऊपर मैं चर्चा करूं जी। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जो मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई अवसर देंगे जी, तो मैं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के सामने बेबाकी से वो बातें उठाऊंगा। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जी, वो इतनी क्यूरियां डाल देते हैं कामों के अंदर, जो सरल होने वाले काम, जो सरल होने वाले काम है उनको जानबूझ करके अड़ंगा डाल करके उनको कठिन बना देते हैं जी, और उससे लोगों की परेशानी बढ़ती है जी, और जब लोगों की कम होती है, लोगों की परेशानी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ेगा जी। तो हम प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री जी जब भी ऐसा कोई समय देंगे तो उनको कुछ बातों के बारे में जी, और जो रोजमर्रा की बातें हैं जी, वो टेक्टिकली
उनको अगर डील किया जाए जी तो निश्चित तौर पर उनका सरलता से समाधान हो सकता है। जी। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ। परिवार फैमिली आईडी जो बनाई गई जी, परिवार पहचान पत्र जो बने, उनके अंदर ऐसे ऐसे लोगों की आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा दिखा दी गई जी, जिनके पास 8 कनाल से ज्यादा जमीन नहीं है और जिनके पास उस 8 कनाल जमीन से अतिरिक्त 1 पैसे का भी कोई इनकम का सोर्स नहीं है जी। अब किसने दिखा दी, ये जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। क्यों दिखा दी जी, कौन सर्वेयर था जिसने सर्वे किया, क्यों दिखा दी वो जी, जिसने गलत दिखाई उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जी। और उसको इजीली इसके लिए मापदंड तय हो कि वो नेचुरली जो है उसकी परिवार पहचान पत्र गरीबी रेखा के नीचे आएगा जिसकी पास इतनी जमीन है या इनकम का कोई साधन नहीं है। जी। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं, डेफिनेटली मैं कह रहा हूं जी। और वो सारी बदमाशी मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अधिकारियों की है। जी जी। सरकार की मंशा गलत नहीं है उसमें। जी जी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार को सख्त होना पड़ेगा निश्चित तौर पर। जी। अगर सरकार को अपनी साख बढ़ानी है, जी, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर सरकार को अपनी साख बचाए रखनी है जी, तब भी ऐसा करना पड़ेगा। जी जी। वरना इन अधिकारियों का जो तरीका है, जो चरित्र है, वो चरित्र सरकार से कोऑपरेट करने का नहीं है, ये सरकार को बदनाम करने की तरफ अग्रसर हैं। जी जी। और ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे हर जगह के ऊपर। जी, निश्चित तौर पे। जहां तक पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, जी, मैं ये नहीं कहता कि अधिकारी तो सारे चोर हैं और पार्टी कार्यकर्ता सारे ईमानदार हैं। जी, मैं ये भी नहीं कहता। जी। अधिकारी भी बहुत सारे ईमानदार हैं जो ईमानदारी से समाज से जुड़े रहना चाहते हैं, समाज के कामों को निपटाना चाहते हैं। जी, लेकिन उनकी संख्या कम है। जी। और यही स्थिति पार्टी वर्कर्स की है, पार्टी के पदाधिकारियों की है। कमाल कर दिया सर आपने, ये चीज एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। देखिए, इसको मैं सरलता कहते हैं। मुझे कोई संकोच नहीं है ये बात कहने में कि पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनका दोहरा चरित्र है। जी। और कुछ लोग अब चरित्र बदलने लग रहे हैं। हाँ, क्या बात है। वो खुले तौर पर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कुछ लोग अपने चरित्र पर अब पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार के सपने ले रहे थे और अपना चरित्र बदल करके अपने आप को भाजपा ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और वो निश्चित तौर पर अवसरवादी लोग हैं। जी। उनका मकसद समाज का काम करना नहीं है, समाज की भलाई का काम करना नहीं है, राष्ट्र के लिए काम करना उनका उद्देश्य नहीं है। जी। उनका उद्देश्य है अपनी गोटियां फिट करके अपने लिए आय के संसाधन बढ़ाना। जी। ये है उनका मकसद। जी। मास्टर जी, न्याय व्यवस्था पर यदि मैं आपसे कोई चर्चा ना करूं तो ये इंटरव्यू थोड़ा बेमानी नजर आता है। जिस प्रकार से पहले न्याय व्यवस्था, न्याय के मंदिरों में जो न्याय की जो देवी थी उसकी आंखों पर पट्टी थी, इस बार कुछ नया बदलाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसा किया कि उसने दिया। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कितना ये परिवर्तन क्या मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, पहले न्याय की देवी की मूर्ति के ऊपर आंखों पर जो पट्टी थी, वास्तव में वो पट्टी जिस समय ये निर्णय लिया गया कि न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बांधी जाए, जी, उस समय इस निर्णय के पीछे मकसद और था। जी। लेकिन उसको हमारी गली सड़ी राजनीति ने, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जी, हमारी गली सड़ी राजनीति ने उसको गलत ढंग से परिभाषित कर दिया और उसमें राजनीति से बाहर के लोगों का भी रोल था। जी। वो ये कहने लगे कि न्याय अंधा है, कानून अंधा है, अंधा कानून शब्द यूज करते थे, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। जी। भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की न्यायिक प्रणाली, जी, विश्व की सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था है। जी। और हमारे वर्तमान जो सीजेआई हैं, जी, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जी, उन्होंने जो पट्टी खोलने का निर्णय लिया, नई मूर्ति लगाने का जो निर्णय लिया, जी, वो इसलिए लिया कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था जो है वो अपने आप को अंधा कहलाने के पक्ष में नहीं और ना वो अंधी है। क्या बात है, स्वतः संज्ञान लेने की स्थिति में है। बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे माननीय न्यायाधीशों ने
जनता के मुद्दों पर, सामाजिक मुद्दों पर खुद संज्ञान लिया है जी। उनके खिलाफ कठोर निर्णय दिए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आम आदमी की अपेक्षाएं न्याय जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उससे भी बढ़ गई हैं अपेक्षाएं। जी, जी। और वो गलत हैं। अच्छा। न्यायाधीश किसी व्यक्ति का चेहरा देख करके फैसला नहीं देते और ना ही देना चाहिए। जी। न्यायाधीश उसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रावधान है, जो कानूनी प्रावधान है जी, उनके मद्देनजर निर्णय देते हैं और वही उचित है जी। ये अपेक्षा करना बिल्कुल गलत होगा। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं इस देश की मतलब मौजूदा ये पिछले 10-12 साल का जो पीरियड है ये अलग है जी। और 10-12 साल से पहले, विशेष करके 2014 से पहले जी। इस देश को अगर किसी ने सुरक्षित रखा है तो वो इस देश की सेनाएं और इस देश की न्यायिक व्यवस्था है जिसने इस देश को बचाए रखा है, वरना ये देश दोबारा गुलाम हो जाता। जी। ये दो ही हमारी ऐसी थी। और पिछले 2014 के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी का प्रशंसक नहीं हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं अमित शाह का प्रशंसक नहीं हूं, ना मैं नायब सिंह सैनी का प्रशंसक हूं जी। लेकिन एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं जी कि इन पिछले 10 सालों में अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर भारत की छवि जो सुधरी है, जी, भारत को जिस सम्मानित तरीके से देखा जा रहा है, जिस सम्मानित तरीके से दुनिया भारत के सामने पेश आ रही है, जी, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है और किसी की कोई उपलब्धि नहीं है। जी। पिछले 10-12 सालों में सामरिक क्षेत्र में देश ने जो तरक्की की है, जी, अभी मैं कल ही पढ़ रहा था जी, कि भारत 5.5वीं पीढ़ी का 5.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना चुका है, लगभग फाइनल स्टेज पर है वो, जी, जो चालक रहित विमान होगा। जी। आप देखिए, लड़ाकू दुनिया में किसी ने नहीं बनाया है। चालक रहित लड़ाकू विमान दुनिया में किसी देश ने नहीं बनाया है। जी। और अब तक दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका है, रूस है, चाइना है, उन्होंने भी 5 पीढ़ी तक का लड़ाकू विमान बनाया है। भारत 5.5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने की ओर अग्रसर है, फाइनल स्टेज पर है। जी। भारत उन देशों के अंदर भी शामिल होने जा रहा है जो हाइपरसोनिक हथियार बना चुके हैं। जी। भारत दिसंबर तक, ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिसंबर महीने तक भारत हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस बनाने में कामयाब होगा। जी। इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अभी आपने देखा है प्रीडेटर ड्रोन खरीद का सौदा हुआ है। 31 ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है भारत। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जी। भारत ने अपनी जल सेना के लिए, नौसेना के लिए 2-3 बड़े समुद्री लड़ाकू जहाज बना लिए हैं, समुद्री जहाज बनाए हैं, जिनके ऊपर हमारे वायुयान जो लड़ाकू हवाई जहाज हैं वो उतारे जा सकते हैं। जी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस देश में नहीं हुई हैं। अभी आप रिसेंटली ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर जब मोदी जी गए, उससे पहले एक हवा थी कि भाई चीन तो इतना मरोड़िया है, ये तो किसी गला बातें नहीं करे। जी। आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जब वो आ रहे हैं, मोदी जी का वेलकम जब शी जिनपिंग ने किया तो उसने पहले हाथ बढ़ाया है मोदी के सामने। एक वो दौर था जब भारत के प्रधानमंत्री के कपड़े उतरवा लिए थे तलाशी के लिए। जी। और एक ये दौर है जब भारत के प्रधानमंत्री के मुंह की तरफ देखती है जनता कि भाई हाथ करेगा मिलाने के लिए या नहीं करेगा। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इससे शासन में हुई हैं जिससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। जी। राजनीतिक मायने में कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, मैं नहीं समझता कि उन लोगों का जो मंशा है वो साफ है। जी। वो राष्ट्र हित की बात नहीं सोच रहे हैं। उनका मकसद केवल नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। जी। हालांकि मैं ये भी कहने वालों में हूं कि अगर नरेंद्र मोदी में कोई कमी दिखाई देगी तो हम भी बेबाकी से कहेंगे कि नरेंद्र मोदी में ये कमी है। जी।
बावजूद इस बात के कि अकेली भारतीय जनता पार्टी को पार्लियामेंट में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, 240 सीटों पर रही है, उसके बावजूद कितनी कुशलता से केंद्र सरकार चल रही है जी। आप हमारे मंत्रियों की काबिलियत देखिए जी। विदेश मंत्री एस जयशंकर कितने काबिल आदमी हैं, निश्चित तौर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कितने योग्य आदमी हैं जी। इतिहास और फिर मोदी जी के चाणक्य अमित शाह को देखिए जी, वो कितने मतलब राजनीति के खिलाड़ी हैं जी और कितना कुशल प्रशासक हैं जी। बहुत मंत्री हमारे इतने काबिल हैं केंद्र के अंदर, हालांकि मैं तो व्यक्तिगत तौर पर किसी को भी नहीं जानता जी। मेरी व्यक्तिगत तौर पर किसी मंत्री से कोई मुलाकात या कोई जानकारी नहीं है जी। लेकिन ये कह देने मात्र से कि भाई बीजेपी ने भट्ठा बिठा दिया, ये जो बातें हैं हिंदुज्म की जो बातें हैं दूसरी बातें हैं। हालांकि मेरा जो बौद्धिक स्तर है वो इतना ऊंचा नहीं है कि भाई मैं सभी बातों की व्याख्या कर सकूं जी। जो छुट भइये नेता हैं चाहे वो आरएसएस के हों चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, उनका बौद्धिक स्तर उतना ऊंचा नहीं है। हमें अगर किसी दृष्टि से हम देखें किसी बयान के ऊपर हम विश्लेषण करें तो हमें मोहन भागवत का रज्जू भैया के उनके बयानों को देखना चाहिए। वाह वाह। मोहन भागवत जी ने तो कभी ये नहीं कहा जी कि भाई हिंदू की परिभाषा जो है वो केवल जो सनातनी है उससे है। मोहन भागवत जी तो ये कह रहे हैं कि भाई जो इस देश में रहता है हिंदुस्तान में जो रहता है वो सब हिंदू। बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो एक बात साफ तौर पर कह रही हैं, अभी आप कल के पेपर को पढ़िए जी। योगी जी का एक बयान था योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने कहा था भाई अगर हम बंटेंगे तो कटेंगे जी। और उसके ऊपर आरएसएस के हमारे सर्वोच्च लीडरशिप ने मोहर लगाई है। और बंटने का कटने का जो अर्थ है जी, वो बंटने का अर्थ वहां किसी व्यक्तिगत धर्म के आधार पर नहीं है, जातियों के आधार पर हम जो बंट गए हैं जी। हिंदू कितना बड़ा विशाल समाज है हिंदू समाज जी। और उसको बांट दिया, ये धोबी है, ये नाई है, ये ब्राह्मण है, ये जाट है, ये बनिया है, ये पंजाबी है, ये फला है। उसके अंदर जो बांट दिया गया उससे है उनका अर्थ। वो ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें संगठित होकर के रहना पड़ेगा जी। बाकी मैं तो आश्वस्त हूं। देखिए जब प्रक्रिया सुधार की जो प्रक्रिया होती है जी उसमें पीड़ा होती है। ठीक है, ऑपरेशन होता है तो उसमें ऑपरेशन होता है तो दर्द होते हैं और जख्मों को और पट्टी लगाई जाती है। जिस तरह से बीजेपी को लांछित किया जा रहा है कि भाई ये ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, भाई तुम चोर हो, 350 करोड़ रुपए अपने घरों के अंदर कैश लिए बैठे हो और फिर ईडी की कार्रवाई को ये कहते हो कि ये राजनीतिक उत्पीड़न के लिए हो रही है। किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हो इसको कि भाई 350 करोड़ रुपए एक व्यक्ति अपने घर में रखे बैठा है, मेरे घर में तो 10,000 रुपए भी नहीं है जी। और वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि और फिर ये कह रहे हैं टीवी के ऊपर आकर के ये कहते हैं कि ये पैसा मेरा है। अरे भाई तेरा है तो तू कम से कम सरकार को उस सरकारी एजेंसी को सेटिस्फाई करो कि ये पैसा मेरा यहां से आया और ये मेरा जायज है। जी जी जी। बीच सड़क के बीच में मजार बना दी, फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ तो मजार है। मास्टर जी इसमें तो अवैध कब्जे आस्था के नाम पर हिंदुओं की तरफ से भी हो रहे हैं, मुस्लिमों की तरफ से हो रहे हैं, तो दोनों पर एक पैमाना रखना चाहिए तभी पारदर्शिता बनी रही। मैं ये कहता हूं कि सरकारी भूमि के ऊपर नाजायज तरीके से बना हुआ चाहे मंदिर है चाहे मस्जिद है चाहे चर्च है जी, उन सबको गिरा देना चाहिए जी। और कानून का राज ही चलेगा तभी जाकर के देश आगे बढ़ेगा जी। इसके ऊपर मैं तो केवल अनुरोध कर सकता हूं क्योंकि मैं तो ना तो वकील हूं जी कि मैं कहीं हमारी न्यायिक व्यवस्था के सामने जाकर के खड़ा हो जाऊं जी। मुझे वकालत भी नहीं करनी आती और फिर उस स्तर की बुद्धि भी नहीं है कि बिना वकील भी कोई खड़ा हो जाए जी। मैं तो हमारी न्यायिक प्रणाली के जो उच्च स्तर पर जो लोग हैं उनसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि खास करके धर्म के आधार पर देश में जितने अवैध निर्माण हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए जी। लेकिन हो तब जब वो अवैध साबित हो जी। ये नहीं कि भाई किसी को जबान से अवैध बता दिया और उसको गिरा दिया, ये नहीं।
बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी में कर रहे हैं योगी जी, मैं उस बुलडोजर कार्रवाई का इस रूप में समर्थक हूं कि अगर वो सरकारी भूमि पर बने हुए अवैध निर्माणों को गिरा रहे हैं तो वो जायज हैं और वो निर्माण गिराए जाने चाहिए। निश्चित तौर पर उनको चिन्हित किया जाए कि ये अवैध हैं, उनको बाकायदा तौर पर जो कानूनी प्रोसीजर है नोटिस इशू किए जाएं और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मास्टर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु छेड़ दिया। चर्चा तो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन ये मुझे इसका जवाब चाहिए फिर आपसे। आपने कहा बुलडोजर कार्रवाई। अब अपराध कोई व्यक्ति एक करता है, वो परिवार के लोगों ने, माँ बाप ने, दादा परदादा ने एक मकान बना दिया और मकान बनाने के बाद अपराध किसी एक व्यक्ति ने किया, उस अपराध की सजा उस व्यक्ति को मिले, अच्छी बात है न्याय प्रणाली के हिसाब से, लेकिन उसकी सजा उसके परिवार को, उसके माँ बाप ने जो खून पसीने की मेहनत से जो मकान बनाया है, जो अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, उस पर कार्रवाई कितना आप जायज मानते हैं? मैं तो एक बात विनम्रता से कहना चाहता हूँ, कानून के नजरिए से ऐसा किया जाना गलत है, लेकिन जी जिससे अपराधी ने उस अवैध निर्माण को बनाने में योगदान दिया हो, अपराध से कमाए गए पैसे को इन्वेस्ट किया हो जी, तो मैं समझता हूं ऐसे अपराधी के निर्माण को गिरा देना उचित है जी। बशर्ते कि अब बाप दादा का जहां तक प्रश्न है जी, ये उचित है, ये बात है कि भाई उनको उसकी सजा ना मिले जी जी, लेकिन अगर निर्माण अवैध है वो निर्माण गिरे और उसके लिए उनको उचित समय दिया जाए, हो सके तो उनको मुआवजा भी दिया जाए। जी जी। चलिए मास्टर ऋषिकांत जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और हमने बतौर राष्ट्रीय और सामाजिक चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आपसे अनेकों ऐसी बातें की, न्यायिक व्यवस्था पर, जो शासन प्रशासन के अनेक बिंदुओं पर आपसे चर्चा की, और निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा सरकारों को, पार्टियों को, संगठनों को मिलने जा रहा है। आपने जो समय दिया उसके लिए आपका हृदय से आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर समाज में, परिवार में, जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, ये जितने बातें मैंने रखी हैं ये मेरे निजी विचार हैं जी। मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, मेरे निजी विचार हैं, इससे पार्टी सहमत हो ना हो जी, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जी। जिस प्रकार से मास्टर ऋषिकांत जी ने बड़ी बेबाकी से और बड़ी निष्पक्षता से जो पक्ष रखा, जो आईना दिखाया समाज का, सरकारों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, जो सामाजिक दायरा ताना बाना जो समझाया, निश्चित तौर पर मास्टर ऋषिकांत जी ने बताया ये व्यक्तिगत विचार है और भारत के संविधान ने यही खूबसूरती है, व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्रता से प्रकट कर सकता है, जिससे उसका खुद का तो विकास होगा ही होगा, शायद उन विचारों से समाज के किसी अन्य व्यक्ति को, सरकारों को, संगठनों को, पार्टियों को कुछ फायदा हो पाए। इसी सोच और इसी विचार के साथ आप सबको छोड़े चलता हूं। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।